अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का वो है कंटिन्यूटी। इसमें हम सेकंड ईयर बीएससी की कैलकुलस और रियल एनालिसिस से भी कंटिन्यूटी के टॉपिक को डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि कोई चीज कितनी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मीन कि अगर हम किसी भी चीज का कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ को अगर हम पेंसिल के उठाए बगैर ड्रॉ करें, यानी जैसे आप देखिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैंने पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया था। मैंने ऐसे पहले पेंसिल को रखा और ऐसे अपने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनता है हम कहते हैं कि वो जो हमारा ग्राफ है वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। मोस्टली बुक्स में ग्राफ की यही डेफिनेशन लिखी होती है कि कंटिन्यूअस ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसको हम बगैर पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकें, जबकि डिसकंटिन्यूअस ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हमें पेंसिल को उठाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने जो है ये एक ग्राफ ड्रॉ कर, तो इसमें देखिए मैंने अपनी पेंसिल को 2 बार उठाया। सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। तो डायरेक्ट डेफिनेशन पर जाने से पहले इसको मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे के समझा दूं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। आपको रेक्टेंगुलर प्लेन या कार्टियन प्लेन का आइडिया है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। अब जैसे कि ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ है, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे अगर मैं कहीं पे होल यूज करूँ, जैसे ये देखें ये डॉट लिखा हुआ है मगर ये फिल नहीं है, सो इट मीन्स यहाँ पर एक होल है। ये पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड नहीं। और जहाँ पे फिल फिल हो जाए डॉट तो आप कहोगे कि ये आपके पास पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड है। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये हमारा एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक होल ड्रॉ कर दी है। सो अगर हमारे पास होल आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक गैप आ गया है। सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ कंटिन्यूटी ऑफ अ ग्राफ, दिस इज डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। और नेक्स्ट ग्राफ में देखें कि नेक्स्ट ग्राफ में मैंने ग्राफ को कुछ यहाँ पर देखें, ये पॉइंट जो है फिल है। जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो मैंने एक एरो इस साइड पे लिया और दूसरा एरो इस साइड पे लिया, सो इससे मुझे पता चला कि ये मेरा एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। और जिस पॉइंट पर मैं चेक करी थी वो उस पॉइंट को मैंने ए का नेम दिया था, सो इट मीन्स ये जो हमारा ग्राफ है ये ए के ऊपर कंटिन्यूअस ग्राफ है। सिमिलरली नेक्स्ट ग्राफ में भी आप देख रहे हो कि मैंने इस ए पॉइंट पर एक होल बनाया है, सो इट मीन्स दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ, दिस इज डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। सिमिलरली इस ग्राफ में देखें कि हमारे पास बिल्कुल कंटिन्यूटी आ रही है, कहीं पर होल नहीं आ रहा, कहीं पर गैप नहीं आ रहा। और मैंने ए पे चेक किया था, सो ये ग्राफ ए के ऊपर कंटिन्यूअस है। सिमिलरली इस ग्राफ पर आपने देखा, आपको इस ग्राफ की अगर कुछ शक्ल याद हो तो ये हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी आई थिंक कुछ आइडिया होगा आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमेशा बैकवर्ड में जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये 1.5 है, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 1 होगा, यानी हमने पीछे बैक में हमेशा मूव करना होता है। फिर उसके बाद ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका ग्राफ हमेशा इस टाइप का होता है। ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप खुद देखें कि ये फॉर एग्जांपल मैंने अगर ए पॉइंट लिया जिस पर मैं चेक कर रही हूँ, तो देखें एक पॉइंट तो फिल है बट दूसरे में होल आ रहा है। सो इट मीन्स ये होल है तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें, सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इंटीजर वैल्यू पर हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन उसके अलावा इंटीजर के अलावा जो भी वैल्यू आ जाए ये उस पर हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सिर्फ इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस है, जबकि कंटिन्यूअस इंटीजर के अलावा हर नंबर के ऊपर होता है। ये भी हमारे पास सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन का भी आपको कुछ आइडिया होगा कि सिग्नम फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज आ रही हैं, एक +1 आता है, एक आता है -1 और एक आता है 0।
यानी अगर हम कोई भी वैल्यू दें, पॉजिटिव वैल्यू दे तो +1 आंसर आएगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू दें तो हमेशा नेगेटिव वन आंसर आएगा, अगर 0 देंगे तो 0 आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिग्नम में यहाँ पे x की जगह पे 1.5 लिख दूं तो हमेशा 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -0.9 लिख दूं तो रिजल्टेंट में हमेशा -1 आएगा। यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेने से आंसर -1 आएगा, कोई भी नंबर लिख दूं लेकिन वो पॉजिटिव नंबर तो आंसर हमेशा +1 आएगा। और अगर 0 लिख दूं x की जगह पे तो 0 की जगह पे फिर 0 ही आ जाएगा। और आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन की जो डोमेन है वो फुल की फुल जो है वो हमारे पास रियल नंबर होती है। अगर इसकी रेंज देखें तो आप खुद देख रहे हैं कि रेंज में सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, एक 1, एक -1, 0। तो इसका मतलब इसका जो रेंज है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट है। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि आप चेक कर रहे हो कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो ये आपको पता है 1 की लाइन है, ये 0 है और ये -1 है, क्योंकि हमारा जो आपने देखा थी रेंज थी उसमें भी 3 ही वैल्यूज आ रही थी। लेकिन इसमें ये वाला जो रीजन है ये इंक्लूड नहीं होता, मैंने यहाँ पे होल ड्रॉ किया है। तो आप खुद देख रही हो कि अगर आप 0 के अराउंड चेक कर रहे हो तो 0 के अराउंड में हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। लेकिन वैसे 0 के अलावा जो भी पॉइंट ले लें उस पर फंक्शन हमेशा हमेशा कंटिन्यूस, क्योंकि आप खुद देख रहे हो अगर आप यहाँ पे देखो तो गैप आ रहा है, इधर भी गैप आ रहा है, इधर से इधर चेक करो तो गैप आ रहा है। सो इट मीन्स दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है और उसकी कंटिन्यूटी है। नेक्स्ट में हमारे पास है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि लिमिट में और कंटिन्यूअस में क्या फर्क है। अब कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताओ कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है और हमें कैसे पता चलता है कि अगर आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया है तो आप उसमें उसकी लिमिट के बारे में बता रहे हो या कंटिन्यूटी के बारे में बता रहे हो। सपोज करें कि ये कोई ग्राफ दिया हुआ है और ये वो पॉइंट है जिस पर मैं चेक करना चाह रही हूँ कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या वो कंटिन्यूअस। तो अगर आपको याद हो लिमिट हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज की लिमिट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये 0 है तो लिमिट का मतलब ये होता है कि हम जो है हमारे फंक्शन को स्लोली स्लोली वैल्यूज दे रहे हैं और वैल्यूज देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं कि वो नंबर आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट को कन्वर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। जी हमने नेगेटिव साइड से वैल्यू देना स्टार्ट की। सिमिलरली अगर मैं प्लस वाली साइड से वैल्यूज देना स्टार्ट करूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जब वैल्यूज पुट करती जाऊंगी फंक्शन में तो मेरा आंसर जो है वो 0 को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल स्लोली स्लोली जो मेरा फंक्शन है वो 0 को अप्रोच करेगा। तो यानी अगर मैंने नेगेटिव साइड से वैल्यूज पुट करना स्टार्ट की या प्लस वैल्यू से, तो दोनों तरफ से मेरा आंसर जो है वो 0 को अप्रोच कर गया। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि अगर जब मैं किसी भी फंक्शन का लिमिट पॉइंट फाइंड करती हूँ तो लिमिट पॉइंट पे मेरे पास ये होता है कि मेरे पास जब मैं वैल्यूज देती हूँ तो फंक्शन एक खास नंबर को अप्रोच करता है। और जब फंक्शन एक खास नंबर को अप्रोच करता है तो वही जो नंबर होता है वो मेरा आंसर होता है और वही नंबर मेरा लिमिट पॉइंट। अगर जनरल डेफिनेशन देखी जाए लिमिट की तो ये डेफिनेशन है लिमिट की। लिमिट में अगर आप देखना चाहें तो हम ऐसे ही लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप लिमिट पॉइंट फाइंड करते हो तो आप 0 के नेबरहुड, 0 का नेबरहुड देखते हो, नेबरहुड की वैल्यूज को चेक करते हो और फिर वो वैल्यूज बताती हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कौन सा खास नंबर है जिसको अप्रोच कर रहा है, यानी नेबर आपका बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट होती है किसी भी फंक्शन की, जैसे x इज इक्वल टू ए है, तो इसका जो ये नेबर था और इसका जो ये वाला नेबर का रीजन था, इस नेबर के रीजन से मुझे पता चला कि जो मेरी वैल्यू है लिमिट की वो क्या होगी। तो ये पॉइंट x इक्वल टू ए है तो ये पॉइंट था और ये वो नेबर का पॉइंट था और इस नेबर के पॉइंट से मुझे पता चल गया कि x इज इक्वल टू ए मेरा लिमिट है। इधर यही लिखा हुआ है कि जो लिमिट है वो हमें कोई फाइनाइट नंबर देता है। यहाँ पे नंबर वो क्या था, ये नंबर था, मतलब ए था, ए मेरा नंबर निकला था। मीन्स द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। देखें एक्स इज इक्वल टू ए के नेबरहुड की वैल्यू से मुझे पता चला कि मेरा लिमिट क्या है।
और स्टडी ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स इज इक्वल टू ए का ये जो नेबरहुड था, इस नेबरहुड ने मुझे बताया कि मेरा लिमिट पॉइंट क्या है। सिमिलरली अब कंटिन्यूटी क्या है, तो कंटिन्यूटी में हमारे पास ये होता है कि इसमें हम नेबरहुड को भी देखते हैं और उसके अलावा उस पॉइंट को भी देखते हैं। यानी ये जो मेरे दो नेबरहुड थे, एक ये और उसके अलावा जो सेंटर वाली वैल्यू है, मैंने इसको भी देखना है। यानी सिंपल वर्डिंग में जो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो इस एफ ऑफ ए के बराबर आनी चाहिए। यानी अगर तीनों का आंसर इक्वल हो जाएगा तब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर आप थोड़ा सा बैक में जाएं सेकेंड ईयर के बुक में, तो आपको वहां पे एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने कंटिन्यूटी की, कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस तब होता है, उसकी पहली कंडीशन ये थी कि आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अभी आगे जाएंगे तो ये डेफिनेशन आएगी ऑफिशियल बुक में, वो हम एंड में पढ़ते हैं कि क्या डेफिनेशन है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूँ, बट मैं फिर भी रिवीजन कर देती हूँ कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि फंक्शन हमारा को डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब ये है कि फंक्शन कोई सेंस रखना चाहिए। सेंस का मतलब ये है कि कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, यानी 0/0 फॉर्म या 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म या इन्फिनिटी ना आ जाए। आपको पता है कि काफी सारी अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, वो नहीं आनी चाहिए। सेकंड में ये होता है कि जो आप लिमिट पुट कर रहे हो, जैसे एक्स इज इक्वल टू ए को अगर मैं अपने क्वेश्चन में पुट करूं, तब भी कोई सेंस बननी चाहिए। सेंस का मतलब यही है कि जब वैल्यू पुट करूं तो कुछ ना कुछ आंसर आए, वही अनडिफाइंड फॉर्म या 1/0 ना आ जाए, कुछ इस तरह के फॉर्म ना आए, ये भी नहीं आनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो लेफ्ट लिमिट है राइट, इसके बराबर भी आ जानी चाहिए। तो इस ग्राफ में हमने यही देखा कि कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये जो एफ ऑफ ए है, तीनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाता है। तो ये इसमें फर्क है कंटिन्यूटी में और लिमिट में। दोबारा से बता दूं, लिमिट में हम जस्ट नेबर चेक करते हैं, जबकि कंटिन्यूटी में उन नेबर्स के अलावा उस फंक्शन जिस पॉइंट का निकाल रहे हैं उस पॉइंट को भी देखा जाता है कि वो क्या है। आंसर दोनों का सेम ही आएगा, यानी फाइनाइट नंबर आएगा, दो आ सकता है, तीन, चार, पांच। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे फिर आप देखेंगे कि कैसे हमारे पास इसका कोई नंबर आता है। अब सबसे ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बुक में भी बहुत बार आ जाती है, कि आपके पास एक फंक्शन ऐसे उसने दिया होता है और पूछा होता है ऑप्शंस में ए बी सी में कि ये कौन से पॉइंट पर जो है ये कंटिन्यूस है। एक ऑप्शन में आपके पास 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कुछ भी दे सकता है। तो आपने उस टाइम क्या करना होगा, आपने चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम 0 के लिए चेक कर लेते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी कैसे देखनी है। तो आपने जैसे ऊपर पढ़ा कि कंटिन्यूटी में हमने लेफ्ट राइट लिमिट के आंसर को जो हमारा पॉइंट का फंक्शन है उसके बराबर लाना होता है, यानी हमने तीन वैल्यूज को इक्वल करना होता है। तो सबसे पहले आपने उसकी राइट हैंड लिमिट चेक की, तो राइट हैंड को याद रखिएगा प्लस से डिनोट करेंगे और लेफ्ट पे हम नेगेटिव यूज करेंगे, और जब सिंपल करेंगे तो हम यूज सिंपल एफ ऑफ 0 ही लिखेंगे। तो अब हम अगर राइट साइड से 0 प्लस का मतलब राइट साइड से 0 को 0 की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें। ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर की ब्रैकेट, ब्रैकेट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर लिया। तो अब आपने 0 को पॉजिटिव साइड से यानी राइट साइड से पुट किया, तो जब आपने 0 को पुट किया इस फंक्शन के अंदर, देखें एक्स की जगह पे आपने 0 लिखा, फिर स्क्वायर लेके वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ब्रैकेट लिखी। आपको जैसे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है, और उसके अलावा ऐसे क्लोज ब्रैकेट से, ये दो नोटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। जबकि हमारे पास जो लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी सिर्फ एक ही नोटेशन, इसमें अपर की तरफ ऐसे हेड आ जाता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की दो नोटेशन। तो आपने x की जगह पे 0 पुट किया, जब आपने 0 पुट किया यहाँ पे तो इस पे स्क्वायर था, आपने स्क्वायर लिया, फिर ब्रैकेट लगाई, माइनस x की जगह पे 0 लिखा और फिर ब्रैकेट लगा दी। तो जाहिर बात है, आप खुद देखें कि जब हम इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। रियल लाइन पे हमने ड्रॉ किया, देखिए ये हमारे पास 0 है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चले 1 है हमारे पास और इधर हमारे पास है माइनस। अब 0 प्लस का मतलब ये है कि आपने यहाँ से जो है ना इस साइड से प्लस वाली साइड से वैल्यूज देना स्टार्ट की, प्लस इंफिनिटी की साइड से। तो जब आपने प्लस वाली साइड से गए हैं, आपने वैल्यू दी है इसको, तो आप ये देखो कि आपने
जीरो प्लस का मतलब ये है कि आपने इधर से वैल्यूज दी है, यानी अगर आप यहाँ से कोई भी वैल्यू देना स्टार्ट करते हो, 0.5 करो, 0.6, 0.7 जो भी करते हो, आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको हमेशा जीरो में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बैक में जाता है। तो 0.5, 0.6, 0.7 समथिंग अगर आप लेते हैं तो वो आंसर हमेशा जीरो ही देगा। यही तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है। तो आप इसलिए जब यहाँ पे वैल्यू दोगे तो हमेशा आंसर जीरो आएगा, और जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। सिमिलरली इधर भी जीरो करोगे तो जीरो ही आंसर आएगा। प्लस यही शो कर रहा है कि हमने प्लस वाली साइड से जाना। अब क्वेश्चन एक बच्चों के माइंड में अराइज होता है कि मैम हमने जो है वो 0 पॉइंट वैल्यू क्यों दी, हमने यहाँ से वन वाली वैल्यू क्यों नहीं दी, क्योंकि अगर हम वन देंगे तो वन आ जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जीरो का मतलब ये है कि हमने कोई स्मॉलेस्ट नेबरहुड बनाना है, यानी स्फेयर बनाना है। पिछले जो स्लाइड थी उसमें मैंने यही बताया था कि नेबरहुड देखना होता है, तो हमने कुछ स्मॉलेस्ट नेबरहुड देखना है। तो इसलिए स्मॉलेस्ट नेबरहुड जो पॉसिबल बन रहा है, जो मुझे सूटेबल लग रहा है इसका, वो जीरो के गिट कम से कम चले इतना होगा। कुछ छोटा सा ही लेना, बहुत बड़ा तो नहीं लेना। अगर बहुत बड़ा लूँ फिर तो मैं पूरी रियल लाइन ले लूँ, कुछ भी ले सकती हूँ। बट आपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेना है जो कि आपको सूटेबल लगे और देखने में भी ठीक लगे। आपने टोपोलॉजी में भी किया है, फंक्शनल में भी किया है, तो हम सबसे स्मॉलेस्ट एप्सिलॉन जिसे कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, बस ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, तो वो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अभी हम आगे जाएंगे, हम कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम एप्सिलॉन का डेल्टा का जिक्र करेंगे। वो इसलिए जिक्र करते हैं ताकि बच्चों को ये पता चल जाए कि पॉइंट की हमने छोटा सा रेडियस ड्रॉ करना है जो कि इमेजिनरी हो सके। सो अगर हम वो स्फेयर यानी वो पॉइंट लेते हैं तो उसके अंदर जो है वो 0 पॉइंट समथिंग की वैल्यूज आएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, जीरो जीरो आ जाएगा और आंसर में जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा। अब मुश्किल कहाँ पे होती है, स्टूडेंट्स जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो लेफ्ट साइड पे हो जाते हैं कि लेफ्ट साइड क्योंकि नेगेटिव लिखा है लेफ्ट साइड पे जाना है, तो मैंने एक्स की जगह पे जीरो नेगेटिव लिख दिया। अब देखें होता यहाँ पर क्या है। अब आप खुद देखें कि जीरो के ऊपर नेगेटिव है, तो यानी मैंने इस साइड से वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया। मैंने यानी ये वाली वैल्यूज पुट की है। जब मैंने ये वाली वैल्यूज पुट की है तो मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, और जब मैं इसका स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास जो इसका नंबर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और वो बड़ा हो जाएगा। और वो जो नंबर होगा वो स्क्वायर करने से इसके बिल्कुल ही करीब आ जाएगा। समझे, एटलीस्ट वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, जीरो ही बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। और आपको पता है इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर इटसेल्फ है। सो दैट इज वाई यहाँ पे जीरो आ जाए। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है कि हमने वो जो नेगेटिव वैल्यू थी उसका सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, फिर स्क्वायर लेना है। तो मैं अब कोई भी मैंने छोटा सा स्क्वायर लिया था, तो मैंने यहाँ से समझे कोई वैल्यू ले लिया है और उस वैल्यू का पहले मैं इंटीजर फंक्शन लूंगी। तो इंटीजर फंक्शन को सोचा मैं इसका लूंगी। तो आपको पता है कि जब मैं इसका इंटीजर फंक्शन लूंगी तो ये हमेशा बैक वाली वैल्यू थी, तो देखिए बैक पे -1 है। सो दैट इज वाई ये -1 आता है। और फिर इसका स्क्वायर तो लेना बाद की बात है, बट फिलहाल अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास। फिर उसके बाद जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास -1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास जीरो था, ये मेरे पास -1 था, तो दोनों वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे इक्वल नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास फंक्शन है वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली अगर मैं वन पे चेक करूँ, वन पे चेक करना मुश्किल नहीं है। सिमिलरली इसी मेथड को यूज करते हुए जब आपने वन के ऊपर रियल लाइन ड्रॉ की, तो वन का जब आपने स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे माइनस करके, जब फिर वन का लोगे वन वन आ जाएगा, सिमिलरली पीछे वाले की तरह। फिर उसके बाद जब आप नेगेटिव साइड से जाओगे तब उसी तरीके से नेगेटिव क्योंकि वैल्यू होगी, हम इस साइड से जाएंगे तो आंसर जो है वो इसका जीरो पे आ जाएगा। फिर जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, फिर इसकी वजह से इसका भी जीरो था, इसका भी जीरो था, तो हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा वन के। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये जीरो के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि वन के ऊपर ये कंटिन्यूअस होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो रेयर एनालिसिस की बुक में भी लिखी हुई है, बट वहां पे इसका बहुत बड़ा प्रूफ किया हुआ है। बट आपने सिर्फ स्टेटमेंट ही याद रखनी है कि वो कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, अब हम करने लगे हैं कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट।
एंड पॉइंट का मतलब है कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ की है, अब हम उसके एंड पे चेक करेंगे, बिल्कुल एंड पे, कि वो कंटिन्यूअस है और कैसा कंटिन्यूअस है। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहले हमने पॉइंट पे चेक किया था, फिर हम एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, इसके बाद हम पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो दैट इज वाई पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें उसे पार्ट में डिस्कस करना होगा। अब आप खुद यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, आपने एंड पॉइंट पे चेक करना है। एंड पॉइंट समझे आपके पास ये वाला है। अब देखिए ये जो आपके पास एंड पॉइंट है, आपने जो पीछे पढ़ा था कि कंटिन्यूटी के लिए आपने नेबरहुड बनाना है, तो इसके नेबरहुड में देखें जस्ट मेरे पास एक ही पॉइंट है, जाहिर बात है आगे तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका एक ही नेबरहुड होगा। और सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट वाली साइड से देखूं, तो इसके पीछे मुझे सिर्फ एक ही नेबरहुड मिलेगा, आगे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये एंड पॉइंट है, तो इसका मतलब इसका भी एक नेबरहुड है। तो कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट की डेफिनेशन ये बनेगी कि मैंने खुद से ए का, बी का और सी का इसको नेम दिया है। अब डेफिनेशन में लिखूंगी कि अगर मैं ए के लिए कंटिन्यूटी चेक कर रही हूँ, तो कंटिन्यूटी में आप लोग क्या करोगे, उसमें जो कंटिन्यूटी है वो ए प्लस एफ ऑफ ए। ए का मतलब है कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, लाजमी नहीं है ए आई यहाँ पे, कोई भी फाइनाइट नंबर आ सकता है, इसलिए आप फाइनाइट वैल्यू लिखते हैं, 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। अगर बी के लिए मैंने चेक किया, तो बी में मेरे पास जो लेफ्ट वाली साइड है वो एफ ऑफ बी के बराबर आ जाएगी। जारी बात है कि नेगेटिव साइड थी, ये प्लस साइड थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है नेगेटिव का वर्ड यूज किया, इधर प्लस का वर्ड यूज किया। और एफ ऑफ बी का मतलब ये है कि एक तो ये पॉइंट हो गया और दूसरा ये नेबरहुड का पॉइंट हो गया। इसमें सिर्फ दो का इक्वल होना जरूरी है, जो ऊपर वाला था उसमें तीन चीजें इक्वल थी एट अ टाइम, लेकिन यहाँ पे अब दो चीजें हैं, एक वाली खत्म हो गई है इसका। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट की डेफिनेशन है। अब कुछ एग्जाम्पल से जो है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। साइन साइन एक्स का आपको पता है कि साइन एक्स जो है इसका ग्राफ इस शेप का होता है, इस शक्ल का होता है। इसके ग्राफ का तो आप जुबानी देख के बता सकते हैं कि ये जो है हर रियल वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूअस है, इसमें मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं क्यू ऑफ एक्स के ऊपर। क्यू ऑफ एक्स में हमें क्या दिया हुआ है, 1/x के। अब इतनी सी बात का तो आपको आइडिया होगा कि अगर कोई चीज बटे में लिखी हो तो ये फंक्शन जीरो के ऊपर डिफाइन नहीं है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जीरो के ऊपर ये पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है, पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है, लेकिन सिर्फ जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब कि मैंने ये रियल लाइन ही लिखी है, बस जीरो निकाल दी है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि जीरो इंक्लूड नहीं है और जीरो के अलावा सारे के सारे नंबर इंक्लूड है। और इसका ग्राफ ड्रा किया कि कैसे है। अब इस तरीके से अगर आपके पास रैशनल में कुछ भी आ जाए, 1/x-5 आ जाए, तो आप कहोगे कि ये फंक्शन 5 पे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि 5 पे जो है वो इन्फिनिटी आ रहा था, तो 5 के अलावा हर जगह पर फंक्शन कंटिन्यूस है। सिमिलरली जो भी आपके पास रैशनल वाले क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है, नीचे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या क्यूबिक बन रही है, आपने उसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से जो जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं, उन पॉइंट्स पर वो डिफाइन नहीं होगा, उसके अलावा सारे के सारे पॉइंट्स पर वो फंक्शन डिफाइन होते हैं। ये तो चेक करना भी जनरल और सिंपल सी बात है, लेकिन पेपर में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देगा, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं देगा। नेक्स्ट में हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन का सेकंड नेम है स्टेप फंक्शन। अब इस स्टेप फंक्शन में उसने एक्स मॉड कोस 1/x दिया हुआ है और कहा है कि यहाँ x डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और जीरो पे कहा है कि x इक्वल्स टू जीरो है। देन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमने बताना है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसकी जो कंटिन्यूटी है वो कैसे दिखाना है। एक चीज याद रखिएगा कि इसका प्रूफ है सेपरेट से, तो आप इसको फिलहाल याद रखें, जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे हम इसको स्टडी करेंगे कि कैसे इसका प्रूफ। ये चीज याद रखिएगा कि cos x का जो मॉड है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, और sin थीटा का मॉड हमेशा लेस देन इक्वल्स टू थीटा होता है। इसको वो बहुत जगह पे आगे यूज भी करेगा। अब हमें इस चीज का पता है कि हमने क्या करना है, कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को, और जो ओरिजिनल फंक्शन की लिमिट है उस तीनों को बराबर लेके आना है। तो एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन जीरो है, इस चीज का तो मुझे पता था। अब मैंने इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव साइड से, यानी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से लिमिट अप्रोच करना है। अगर मैं प्लस साइड से जाऊंगी, यानी राइट हैंड साइड से जाती हूँ, तो मैंने जीरो प्लस लिखा, एक्स मॉड कॉस 1/x लिखा। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू मुझे जीरो देनी है, लेकिन राइट साइड से देनी है। आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो पुट करूं तो ये जीरो आ जाए। ठीक है, ये जीरो आ गया। और ये जो फंक्शन है ये हमेशा
वैल्यू क्या देता है, फाइनाइट वैल्यू देगा। 1 का मतलब है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है हमेशा कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा। तो जब फाइनाइट नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जो है वो लेफ्ट साइड से जाऊं, तो फाइनाइट नंबर जब लेफ्ट वाली साइड से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 0 ही आ जाएगा। अब एक चीज याद रखनी है, अभी हम आगे भी एग्जांपल्स करेंगे, तो उस एग्जांपल में आपने ये चीज देखनी है कि अगर कॉज आ जाए या बी की पावर इन्फिनिटी आ जाए, अगर उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में आप अनडिफाइंड फॉर्म नहीं देखते। अगर सात नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। इस चीज को आपने याद रखना है। फिर इसमें तीनों साइड्स कहाँ से 0 0 आ गया, कोई फाइनाइट नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा 0 के ऊपर कंटिन्यूअस। पेपर में वैसे मोस्टली को वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाती है। जैसे ये एग्जांपल है, उसने कहा है कि ये आपके पास फंक्शन कंटिन्यूअस है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब पेपर में अल्फा की वैल्यू दी होगी, 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया होगा, मोस्टली इस टाइप का ही आता है कि उसने कोई वैल्यू फाइंड करने को दी होती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पता है कि लेफ्ट राइट और फंक्शन की बात इक्वल आएगी, तीनों का आंसर सेम आएगा। और इधर मैंने वैल्यू भी अल्फा की फाइंड करनी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने जो प्लस वाली साइड थी, यानी कि जो मेरे पास राइट हैंड साइड की लिमिट थी, वो मेरे पास क्या थी, 2x+1 थी, क्योंकि उसने कहा था कि x ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वाली साइड के लिए 2x+1 है। तो मैंने यहाँ पे 2x+1 लिख दिया। सिमिलरली जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड की बात की, तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू थी और आंसर था अल्फा एक्स के -1, तो मैंने अल्फा एक्स के -1 लिख दिया। और एफ ऑफ 0 करें अगर इसके अंदर, इसमें मैंने इसलिए एफ ऑफ 0 किया था क्योंकि डेफिनेशन भी यही थी, और यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन भी था, इसका मतलब इक्वलिटी यहाँ होल्ड कर रही है। तो अगर मैं इधर 0 कर दूं तो माइनस अल्फा आ जाएगा, तो मैंने माइनस अल्फा लिख दिया। अगर आप ये लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, अभी आपको आगे जाके आइडिया हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वल्स आ जाएंगे सारी बातें, फिर हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें एटलीस्ट एक इक्वल चाहिए। तो अब देखिए मैं यहाँ पे अगर 0 कर देती हूँ, इधर 0 किया तो 1 आ गया। सिमिलरली इधर भी 0 किया तो माइनस अल्फा आ गया। ये भी माइनस अल्फा है, ये भी माइनस अल्फा है, जो एक लिख दूं मेरी मर्जी है, मैंने माइनस अल्फा कोई भी लिख दिया। फिर ये नेगेटिव उस साइड पे चला गया, तो मेरे पास अल्फा जो है वो -1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू -1 होगी जहाँ पे। तो इस तरीके से आपने वैल्यू, बिल्कुल शॉर्ट सा मेथड आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट फंक्शन। अब एक चीज याद रखिएगा कि अभी हमने पहले पॉइंट्स की निकाली थी, फिर हमने एंड पॉइंट की निकाली कंटिन्यूटी। इस तरीके से हम अपने पूरे इंटरवल की भी निकाल सकते हैं। तो यानी अगर आपके पास कोई भी क्लोज इंटरवल गिवन है, अगर कोई भी फंक्शन अपने क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पे, बाउंड्री पॉइंट पे भी यानी एंड पॉइंट पे भी और मिडिल पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस है, तो हम कहते हैं कि वो जो हमारा फंक्शन है वो पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल या जो भी इंटरवल है उसके ऊपर कंटिन्यूअस होगा। अब नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट फंक्शन। अब बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ में है ही एक point, तो क्या वो पॉइंट हमेशा कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस। ये एक जनरल केस है, ये जनरल सी बात है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो हमारे पास पॉइंट होता है वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। वो इस वजह से खुद सोचे पॉइंट है, तो पॉइंट की मैं लिमिट कैसे डिफाइन करूंगी, इसका नेबरहुड कहाँ आएगा, खुद सोचें, लेफ्ट साइड राइट साइड कहाँ पर आएगी। तो इस वजह से जो पॉइंट होता है वो हमेशा हमेशा एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जी मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इसको यहाँ से देख लें कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन की डोमेन जो है वो हमेशा 2 आएगी और इसकी रेंज भी 2 है, तो इससे मैंने सिंपल सा बस एक ग्राफ बना लिया। वैसे आपसे जनरल बातें पूछी जाएगी कि जो पॉइंट फंक्शन होता है वो इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, या बहुत कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, या मे बी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ऐसे पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा कि हमेशा वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अब नेक्स्ट में है जनरल एग्जांपल्स, क्योंकि जाहिर बात है वो जनरल बात ज्यादा पूछेगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो अपनी पूरी की पूरी रियल लाइन पे एवरी पॉइंट पे जो है वो कंटिन्यूस होता है। या आप जो मर्जी पॉलिनोमियल ले लें, जैसे मैंने खुद से पॉलिनोमियल ले ली, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, देखिए कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं आ रहा, सो इट मींस इट इज कंटिन्यूस। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लूँ, इसका ग्राफ भी आपको हमेशा जो है वो स्ट्रेट सा मिलेगा, कहीं पे भी ब्रेक ऑफ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सॉरी, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी हमेशा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं होता। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ है वो कंटिन्यूअस होता है। सिमिलरली अगर हम मॉड्यूल फंक्शन ले लें, तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ भी हमेशा
हर जगह पे कंटिन्यूस होता है। ये देखिए इसका ग्राफ मैंने नीचे ड्रॉ किया है, आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ हमेशा ऐसे होता है, सो दैट इज वाई ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। अब जो हमारा मेन चीज है वो है डिरिचलेट फंक्शन। ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप जहां मर्जी चले जाएं। उल्टा अक्सर जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं कि स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे, तो वो अक्सर ये पूछ लेते हैं कोई ऐसा फंक्शन बताएं हमें जो पूरी रियल लाइन पर डिसकंटिन्यूस। ये एक आम क्वेश्चन है और हर जगह बहुत जगह पे पूछा जाता है। तो ये बच्चों को नहीं आ रहा होता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो पूरी रियल लाइन पर डिसकंटिन्यूस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि पूरी की पूरी रियल लाइन पर जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है। अभी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, मैं नेक्स्ट लिंक भेजती हूँ।